माननीय प्रांत संघ चालक श्री सतीश जी पिंपलीकर, अन्य सह प्रांत संघ चालक श्री अशोक जी पांडे, माननीय विभाग संघ चालक जी, अन्य अस्थिमल जी, अन्य अखिल भारतीय क्षेत्रीय ऐसे सभी जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और अपने इस आज के प्रबोधन वर्ग, बौद्धिक वर्ग में उपस्थित ऐसे सभी स्वयंसेवक बंधुओं, विविध संगठन से जुड़े हुए ऐसे कुछ बंधु, हितैषी बंधु बहनों, एक विशेष घटना के परिप्रेक्ष्य में आज का अपना ये बौद्धिक वर्ग है। जम्मू कश्मीर एकात्मता का संकल्प अगस्त के मास में एक ऐतिहासिक घटना घटी, जिसका स्पंदन केवल स्वयंसेवकों ने नहीं, पूरे समाज ने महसूस किया और जिसकी गूंज भारत से बाहर भी सर्वत्र हुई। उस विषय को लेकर सबके सामने कुछ बातचीत रखी जाए, ऐसे में पिछले प्रवास में भोपाल आया था तो उस समय बातचीत आई थी, तो आज मेरा आना था तो आप सबके सामने इस सारे विषय की पृष्ठभूमि, वर्तमान जो घटनाक्रम घटा और आने वाले समय में हमारी भूमिका, ऐसा सबके सामने रखा जाए, ऐसा एक विचार बना और एक सीमित समय में मैं ये सारी बातचीत आपके सामने रखूंगा। अपने इस सारे बौद्धिक वर्ग को मैं कहाँ से प्रारंभ करूं, ऐसा मेरे मन में एक विचार ये था। इस विषय पर वैसे मैं पिछले 2 महीने में तीसरी बार बोल रहा हूं, लेकिन स्वयंसेवकों के सामने ऐसे एकदम अलग से पहली बार ऐसा आप सबसे बातचीत करने का अवसर है। तो कहां से प्रारंभ करना, तो जम्मू कश्मीर का ये सारे प्रश्न जो प्रारंभ हुए 72 वर्ष की यात्रा में बहुत सारे लोग हैं जिनको स्मरण करना आवश्यक है और इसीलिए सबसे पहले किसका करना, तो मेरे मन में एक व्यक्ति आए जिसके साथ इस स्वाधीन भारत में सबसे अधिक अन्याय हुआ। एक व्यक्ति थे जिसकी बड़ी महत्व की भूमिका थी जम्मू कश्मीर को लेकर, जो वास्तव में इस जम्मू कश्मीर की सारी कहानी के नायक थे, लेकिन उनको सबने मिलकर खलनायक बना दिया। और इसीलिए आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं जो स्मरण करूंगा वो महाराजा हरि सिंह को करूंगा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक सच्चे देशभक्त और समाज सुधारक थे। 1925 में उनके राजा बनते ही अंग्रेजों को उनके अंदर का अंग्रेज विरोध और ब्रिटिश शासन का विरोध ये दिखाई देना प्रारंभ हो गया। 1927 के अंदर श्रीनगर में घूम रहे थे, वहां उनके रीजेंट का घर था, तो वहां यूनियन जैक लहरा रहा था। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने रीजेंट को बुलाया और बुलाकर क्या कि ये मेरा राज्य है, आप यहाँ रीजेंट हैं, या यूनियन जैक कैसे लहरा सकता है। उसके बाद कोई उत्तर नहीं था। वो तो उसकी हिम्मत महाराजा हरि सिंह की हो रही थी, ये देखकर ही वो डर गया। उसने अपने वायसराय को पत्र लिखा कि ऐसा बाघई तेवर के महाराजा है, क्या करना। अभी उनका पत्र व्यवहार चल रहा था, रीजेंट छुट्टी पर गए। एक 20-25 दिन बाद फिर महाराजा हरि सिंह वहीं से निकले, वो फिर झंडा लहरा रहा था। उन्होंने झंडा उतरवाया और उतरवा के रीजेंट की कोठी के ऊपर लगा दिया, छत के ऊपर लगा दिया। दुनिया में किसी भी देश में किसी का दूतावास होता है तो उस देश का ध्वज जमीन पर नहीं होता, उसकी छत पर होता। बहुत वायसराय का बहुत कठोर पत्र आया उनको, रीजेंट आए, मिलने के लिए लोग आए। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि जो परंपराएं आपने स्थापित की हैं, मैंने केवल उसका पालन किया है। जो आप अपने देश के अंदर बाकियों के साथ करते हैं वो मैंने यहाँ किया। और इसीलिए 1930 में जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, चैंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रमुख के नाते, तो अंग्रेज ये मानते थे कि वो कम से कम कांग्रेस और बाकी सबकी आजादी का समर्थन नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि देश के अंदर इतनी व्यवस्थाएं हैं, सबसे पूछना पड़ेगा। तो महाराजा हरि सिंह का वह भाषण था, उन्होंने कहा
कि भारत की स्वाधीनता के बाद भारत की व्यवस्था कैसी होगी, इसका निर्णय हम अपने आप कर लेंगे। किसी भी देश को दूसरे देश पे राज्य करने का अधिकार नहीं। ऐसे सच्चे देशभक्त महाराजा हरि सिंह, जो बड़े समाज सुधारक थे, और 1947 के अंदर अंग्रेजों की यह सोच थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को जाना चाहिए। उनके अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो सामरिक हित थे, उनकी रक्षा के लिए, और इसीलिए 16 से लेकर 21 जून तक माउंटबेटन वहां गए। 5 दिन गए। महाराजा को जाते ही पहले दिन विलय के बारे में संदेश देने लगे कि आपका हित इसमें है कि आप पाकिस्तान में विलय कीजिए। मैं आपके देश के नेताओं से पूछकर भी आया हूं, उन्होंने कहा कि अगर वो विलय करेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। महाराजा हरि सिंह ने कहा, आप बहुत थके हुए हैं, बहुत तनाव का कालखंड चल रहा है, आप 5 दिन आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए। मैंने आपके लिए व्यवस्था की है, थोड़ा मछलियां पकड़िए, थोड़ा जंगल में आखेट कीजिए, यहाँ की ठंडी हवा लीजिए, आखिरी दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे। और वो आखिरी दिन जो 22 जून था, वो महाराजा ने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, तबीयत बड़ी खराब है, और माउंटबेटन को दोपहर तक आता हूँ, शाम तक आता हूँ, और फिर कहा कि मेरी ओर से माफी मांग लो कि मैं छोड़ने भी आने वाला नहीं। माउंटबेटन की बेटी ने उस दिन का वर्णन लिखा है, वो साथ थी। उसने कहा, मैंने अपने पिता को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, ऐसा पैर पटकते नहीं देखा। जम्मू कश्मीर महाराजा ने उस समय सब प्रकार के दबावों से निकलकर, उस समय के अपने देश के नेताओं की जितनी भी प्रकार की और भूलें हो सकती थी, उस सबके बाद भी परम पूज्य गुरुजी जब उनके पास गए, उन्होंने बात सारी रखी कि विलय तो हम लोग बहुत पहले से, मार्च में प्रस्ताव भेजा था मेयरचंद महाजन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मेयरचंद महाजन ने 3 शर्त रखी थी। एक, मैं चीफ जस्टिस हूं, अगर किसी कारण से वापिस आता हूं तो मुझे दोबारा चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री का काल 5 साल का रहेगा। और तीसरा, नेहरू जी और सरदार पटेल अगर मुझे कहेंगे तो मैं आऊंगा, केवल महाराजा के निमंत्रण पर नहीं, क्योंकि यह कठिन परिस्थिति है। दिल्ली संदेश भेज दिया गया। दिल्ली में 10 अक्टूबर तक मेयरचंद महाजन को हानि की। वास्तव के अंदर जम्मू कश्मीर के उस सारे कालखंड के अंदर जिस एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत अपमान को सहन करके भी और विलय के पश्चात भी उस कठिन कालखंड के अंदर किसी भी कारण से 2 स्वर न उभरे और उसने सब अपमान के घूंट पी लिए, उनको राज्य से बाहर होना पड़ा। वो राज्य से बाहर चले गए, एक गुमनाम जिंदगी जिए, और 1963 में जब उनकी मृत्यु हुई तो केवल उनकी अस्थियां ही कश्मीर आ पाई। ऐसे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, उनका स्मरण आज मैं सबसे पहले ये करूंगा। दूसरे व्यक्ति जिनका स्मरण करने का मेरा मन है, वो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। आक्रमण हो गया 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद। 22 अक्टूबर की रात को जीत लिया गया, सेनाएं बढ़ गई, विलय के प्रस्ताव भेजे जा रहे थे। उनकी एक पूर्व शर्त थी, शेख अब्दुल्ला को सत्ता में भागीदार बनाओ। केवल इसी कारण से देरी हो रही थी। आखिर में महाराजा ने उसको भी स्वीकार किया और शेख अब्दुल्ला सत्ता के अंदर आए, और उसके बाद विलय को स्वीकार किया गया। भारत की सेनाएं 27 अक्टूबर को आई। 27 अक्टूबर को जो भारत की सेनाएं आई, 3 दिन तक अपने 100 सैनिकों के साथ बारामूला और उड़ी के बीच में उस पुल पर जिस व्यक्ति ने रोकने का काम किया, वो जम्मू कश्मीर की सेना के सेनापति थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। उनको महाराजा ने कहा कि आखिरी गोली तक और आखिरी सैनिक तक आपको वापस नहीं आना। और वो जब तक आखिरी गोली रही और आखिरी सैनिक रहे, केवल 100 लोगों ने उस बढ़ती हुई सेनाओं को रोका। और इसीलिए ये 3-4 दिन के जो बड़े महत्व के दिन थे, वो महत्व के दिन उस कालखंड के अंदर सेनाओं को बढ़ते हुए रोकने में कामयाब हुए। भारत की सेनाएं आई, अन्यथा 24-25 को श्रीनगर में सेनाएं पहुंच जाती और किसी भी कारण से हम उनका मुकाबला ये नहीं कर पाते। एक व्यक्ति की और बड़ी महत्व की भूमिका उस समय थी, वो थी मकबूल शेरवानी। बारामूला का रहने वाला एक 19 साल का नौजवान था। उसमें भी एक राष्ट्रभक्ति का भाव था, एक जज्बा था।
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का बलिदान हो गया, उसको ध्यान में आ गया, घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी को रास्ता मालूम नहीं था। उसने कहा मैं आपको रास्ता बताता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं। एक बहुत बड़ी सेना को वो अपने साथ लेकर भटकाता चला गया और उनको एक 3 दिन बाद समझ में आया कि ये व्यक्ति रास्ता दिखाने की बजाय हमको एक गलत रास्ते पर ले गया है। उन्होंने उस मकबूल शेरवानी को भी पकड़ा, बाद में उसको फांसी की सजा दी और फांसी की सजा देकर 15 दिन तक उसकी लाश वहां पर पेड़ पे लटकी रही। उसको उन्होंने सूली पर लटकाया, कीलों से ठोकर। बाद में आकर भारत की सेना ने उसके शरीर को उतारा, खुर्दे खाक किया। आज भी उसकी वहां कब्र सेना ने एक स्मारक के रूप में ये बनाई हुई। ऐसे ही व्यक्ति वहां थे, उनका नाम था मास्टर अब्दुल अजीज। अपनी सीमित क्षमता के साथ ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने उस समय बढ़ते हुए आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। एक व्यक्ति की और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका नाम है कर्नल च्वांग रिंचेन। हम कल्पना कर सकते हैं कि 17 वर्ष की आयु के अंदर, जिस समय लद्दाख के क्षेत्र के अंदर कबायलियों का हमला हो गया, भारत की सेना, ये सारी सैनिक अप्रैल मई के अंदर वहां पर घुसपैठ कर गए थे और उस अप्रैल मई के अंदर घुसपैठ करके हमारे सैनिक पहुंचे अक्टूबर नवंबर तक। उस समय तक सीमित महाराज की सेना के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को उन्होंने एकत्र किया, एक नुब्रा ब्रिगेड बनाई, एक लद्दाख स्काउट बनाई। ऐसे सब लोगों को एकत्र करके वो जो कर्नल च्वांग रिंचेन थे, उन्होंने उस कालखंड के अंदर कबायलियों का कई महीनों तक मुकाबला किया और उसके कारण से लद्दाख और लेह ये कभी दुश्मन के कब्जे में नहीं आया। उस व्यक्ति का महत्व इतना था कि 17 वर्ष की आयु में उसको महावीर चक्र मिला। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भारत के पहले महावीर चक्र विजेता थे और ये जो कर्नल च्वांग रिंचेन थे, ये भी उस युद्ध में अपनी भूमिका के कारण केवल 17 साल की उम्र के अंदर वो महावीर चक्र विजेता बने। और इतना ही नहीं, 62, 65, 71 तीनों लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1971 में स्वयं उन्होंने कर्नल के रूप में नेतृत्व करते हुए, जिसको आज कुर्तुक की पहाड़ियां कहते हैं, उन सारे क्षेत्रों को जीता। वो आज भी भारत के पास हैं और उस व्यक्ति को उसके कारण से दोबारा महावीर चक्र मिला। अपने उस सेना का गौरवशाली सैनिक जीवन जीते हुए 1984 में वो सेवानिवृत्त हुए। जम्मू कश्मीर का विचार करते हैं तो ऐसे कितने ही आप नाम आते हैं। प्रारंभ के उस कालखंड में भारतीय सेना की बड़ी गौरवशाली भूमिका है। मेजर सोमनाथ शर्मा, कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में जब वो वहां उतरे, उनके कर्नल ने उनको बुलाकर कहा चलने से पहले 27 अक्टूबर को, उनने कहा कि आप रहने दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? 7 दिन पहले मेजर सोमनाथ शर्मा का फ्रैक्चर हुआ था, उसकी बाजू फ्रैक्चर थी और उसके कारण से वो ठीक से बंदूक को पकड़ भी नहीं सकता था। उनने कहा शत्रु कितना है, कितनी सेना होगी, हमारी पहली टुकड़ी जा रही है, कैसे मुकाबला करना पड़ेगा, आपको बहुत कठिनाई होगी, आप रहने दीजिए। सोमनाथ शर्मा ने कहा कि मैं सैनिक हूं, अपनी टुकड़ी का सेना नायक हूं, जब मेरी टुकड़ी जाने वाली है तो मैं पीछे नहीं रह सकता। वो मेजर सोमनाथ शर्मा वहां गए और वो भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता था। कर्नल रंजीत राय, वो भी बलिदान हुआ। उसके बाद मेजर शैतान सिंह भाटी, और वहां से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 60-70 वर्षों के अंदर 20,000 से ज्यादा सेना, सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्स, वहां के जम्मू कश्मीर पुलिस के सैनिक, उमर फयाज, अयूब पंडित तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसने अपनी एक बहुत बड़ी बलिदान की गौरवशाली परंपरा जम्मू कश्मीर में लिखी। भारत की सेना में जितने भी लोगों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र मिला, उसमें 75% लोगों की भूमिका उस जम्मू कश्मीर के युद्ध के क्षेत्रों में ही रही है। ऐसे समय में स्मरण करते हुए जम्मू कश्मीर के 2 व्यक्तियों का स्मरण और करना बहुत महत्व का है। वो है पंडित प्रेमनाथ डोगरा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जिस समय जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने में ये सब कठिनाई आ रही थी, उस कालखंड के अंदर वो वहां के माननीय विभाग संघ चालक थे। उस कालखंड के अंदर अपने प्रांत संघ चालक थे बैरिस्टर बद्रीनाथ, लाहौर के अंदर। दोनों लोग मिलकर
और जम्मू कश्मीर में क्या क्या होना चाहिए इसको लेकर एक बड़ी भूमिका बनी। बलराज मधोक, जगदीश अग्रोल, ऐसे कई नाम हमने सुने होंगे जिन्होंने उस कालखंड में वहां अपनी भूमिका अदा की। अपने स्वयंसेवकों ने राष्ट्रभक्ति का जागरण किया, महाराजा के साथ खड़े हुए, सेनाएं आई, उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था की। और जिस समय जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ये लागू करने से अपने केंद्र की सरकार टालमटोल करने लगी, तो प्रजा परिषद के नेतृत्व में, डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद का गठन करके एक अद्भुत आंदोलन हुआ और भारत के अंदर स्वाधीनता की रक्षा के लिए, एकता अखंडता की रक्षा के लिए, तिरंगे के लिए, उसके सम्मान के लिए गले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र, एक हाथ में भारत का संविधान, एक हाथ में भारत का तिरंगा, एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। इस नारे के साथ जो अद्भुत आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन के दबाव में आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और बाद में वहां पर भारत का संविधान उस समय सीमित व्यवस्था में, और धीरे धीरे करके वो जो नारा था, एक प्रधान, एक निशान, एक विधान, वो संकल्प ये पूरा हुआ। उस कालखंड के अंदर, उस आंदोलन के अंदर उस समय 5000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने, समाज के लोगों ने सत्याग्रह किया। वो अद्भुत आंदोलन था। जम्मू कश्मीर की बहनें, माताएं, युवक, बच्चे सब उसमें भागीदार हुए। उस आंदोलन का नेतृत्व पंडित जी ने किया। उसी कालखंड के अंदर लद्दाख में राष्ट्रवादी शक्तियों का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया, उनका नाम था कुशक बकुला। रिनपोचे कुशक बकुला अपने क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस कालखंड के अंदर लद्दाख के उस क्षेत्र में राष्ट्रभाव जागरण करने के अंदर, अलगाववाद से लड़ने में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। उस कालखंड के अंदर बलराज मधोक, जगदीश अग्रोल, ऐसे सब लोगों के नामों के साथ साथ बाद के कालखंड के अंदर बख्शी गुलाम मोहम्मद, जीएम सादिक, ऐसे लोगों ने भी भारत का संविधान वहां ले जाने में एक बड़ी भूमिका अदा की। इस सारे कालखंड के अंदर ये जो 47 से लेकर घटनाक्रम चल रहा था, विशेषकर 1950 का, जहां अलगाववादी शक्तियां अपने उस समय के एक नेतृत्व के हिस्से की कमजोरी का लाभ उठा रही थी, वहां एक बड़ा नेतृत्व ऐसा भी था जो उसका मुकाबला भी कर रहा था। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर उस कालखंड के अंदर, नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को उनके पास भेजा। पूरा भारत का संविधान की ड्राफ्टिंग जिन्होंने की वो डॉक्टर थे, डॉक्टर अंबेडकर। केवल एक संविधान की धारा ऐसी है जिसकी ड्राफ्टिंग करने से उन्होंने इनकार कर दिया। संविधान सभा में जब भी चर्चा होती थी, आखिर में अंत में निर्णयात्मक बात बाबा साहब बोलते थे। केवल एक डिबेट ऐसी है जिसके अंदर उन्होंने भाग नहीं लिया और उन्होंने नेहरू जी को स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं और इस प्रकार की व्यवस्था, इसका मैं समर्थन ये नहीं कर सकता। और इसीलिए अयंगार से नेहरू जी ने उस प्रस्ताव को रखवाया। वो प्रस्ताव बहुत डैमेजिंग हो सकता था, लेकिन एक व्यक्ति जिसने भूमिका अदा की वो सरदार पटेल। बहुत बार बाद में कई लोगों ने कहा कि सरदार पटेल थे, उनके होते हुए वो अनुच्छेद 306A, जिसको बाद में 370 कहा, वी शंकर ने उनकी आत्मकथा के अंदर बहुत अच्छे ढंग से वो सारे कालखंड का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बार बार आ रहा था, 4 महीने से चर्चाएं चल रही थी। सरदार पटेल बार बार नेहरू जी को कहते थे कि शेख जो वादे करके जाता है वो जाकर बदल जाता है। वो कहता है आई एम अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ JNK। लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं है क्या? हमारी कोई जवाबदेही नहीं है क्या? और इसीलिए उस विषय पर कोई सहमति नहीं बन रही थी और आखिर में नेहरू जी एक प्रस्ताव बनाकर अयंगार को दे गए और वो विदेश चले गए। उनको मालूम था कि मैं सामने रहूंगा तो पटेल का मुकाबला करना मुश्किल है और उनको सरदार पटेल की महानता का पता था। और इसीलिए जब बाद में प्रस्ताव कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आया तो सारी कमेटी ने विद्रोह कर दिया। वी शंकर ने उस आत्मकथा में लिखा, मौलाना आजाद और अयंगार को छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ। सरदार पटेल चुप थे, कुछ बोले नहीं। बाद में अयंगार उनके पास गए, जाकर कहा
कि नेहरू जी ने मुझे कहा था प्रस्ताव पारित कराने में दिक्कत हो तो आपके पास आए। सरदार पटेल चुप रहे। अगले दिन दोबारा वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। 15 अक्टूबर की इस बैठक के अंदर फिर दोबारा से 16 अक्टूबर की बैठक में फिर विषय आया अगले दिन, और उसके अंदर सरदार पटेल ने कहा कि संविधान निर्माण का काम पूरा हो गया है, पूरा संविधान बन चुका है, अब आखिरी डिबेट है, आखिरी डिस्कशन है जिसमें प्रीएम्बल होना है। हमारे देश के नेता की इच्छा है तो हमको उसका अनुमोदन कर देना चाहिए। सरदार पटेल उस दिन बड़े दुखी थे। बी शंकर ने लिखा रात को आत्मकथा के अंदर, वो उनके पास गए, 9 बजे लाइट बंद करके बैठे थे। सरदार पटेल को उन्होंने कहा कि आज आपने अंतरात्मा के खिलाफ जाकर ये काम किया है। उन्होंने कहा हाँ, 2 बातें हैं। एक, देश इस समय जिस परिस्थिति में है, इस परिस्थिति में देश के 2 प्रमुख आदमी आपस में सहमत नहीं है। एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने उसकी अनुपस्थिति में गिरा दिया। इसका संदेश बहुत खराब है। दुनिया को जवाब देना ये मुश्किल होगा। आज नेहरू जी यहां होते तो मैं ये प्रस्ताव पारित नहीं होने देता, लेकिन वो नहीं थे और इसलिए मैंने चुपचाप इसका अनुमोदन कर दिया। वी शंकर ने कहा इतिहास हमको, उनने कहा कि इतिहास में सब कुछ स्थायी नहीं होता। अल्टीमेटली विल बी द रिट ऑफ द नेशन दैट विल डिसाइड। आखिर में देश की ताकत होती है जो फैसला करती है। उनने कहा संविधान में कुछ भी लिख दो, देश की ताकत ना हो तो उसको लागू नहीं कराया जा सकता। और देश में ताकत होगी तो आने वाला समय अपने आप संविधान को बदल लेगा। ये उस समय सरदार पटेल का उत्तर था जो 72 साल बाद ये पूरा हो। बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वास्तव में जम्मू कश्मीर 370 के नाम के ऊपर जब उसका दुरुपयोग प्रारंभ हुआ और उस दुरुपयोग के आधार के ऊपर नेहरू जी ने शेख के सामने घुटने टेक दिए और जम्मू कश्मीर में अलग संविधान होगा, भारत का तिरंगा नहीं होगा, ये सब बातें स्वीकार कर ली, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको पत्र लिखे, बातचीत करने का प्रयास किया। संसद में लगातार उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत में ना आप सुप्रीम है, ना शेख, ना मैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है। संविधान के ऊपर जाकर कोई काम निर्णय आप नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। आप ये जो कर रहे हैं सब असंवैधानिक है। और आखिर में उन्होंने नेहरू जी को कहा, जब नेहरू जी ने उनको उत्तर दिया और उनकी किसी प्रश्न का उत्तर देने की बजाय कहा कि जनता की इच्छा है, हमको मानना पड़ेगा, तो नेहरू जी को उन्होंने कहा विद योर रूट मेजोरिटी यू कुड किल द वॉइस ऑफ ट्रुथ। अपने बहुमत से आप सत्य की आवाज को दबा सकते हो। वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गो टू द पीपल। आज के इस सारे समय के अंदर स्मरण करना है तो परम पूज्य श्री गुरु जी और उनके नेतृत्व के अंदर इतने वर्षों में जो अपने स्वयंसेवकों की साधना रही, वो जो मौन साधना रही, जो पीछे रहे, कभी सामने नहीं दिखे। सामने बहुत से लोग दिखे होंगे। उस सारे कालखंड के अंदर, चाहे वो विस्थापितों का प्रश्न हो, चाहे उस कालखंड के अंदर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराजा हरि सिंह, सबके बीच के अंदर सूत्र बन के काम करने का प्रश्न हो, परम पूज्य गुरु जी के नेतृत्व में संघ के स्वयंसेवकों ने एक बहुत महत्व की भूमिका अदा की। और आखिर में जब ये ध्यान में आ गया कि केंद्र का नेतृत्व तो अड़ गया है, महाराजा को ही झुकना पड़ेगा, कौन जाए महाराजा के पास, तो सबका मत बना कि परम पूज्य गुरु जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। सरदार पटेल से उन्होंने आश्वासन लिया। उसके बाद वो कश्मीर गए, महाराजा से मिले, जाकर उनको समझाया आपकी प्रजा का हित है, आने वाले समय के अंदर संघ और सरदार पटेल का कहना है कि वो भी आपके हितों की रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन इस समय आपको इस अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। शेख को सत्ता में भागीदार बनाइए और शीघ्र अतिशीघ्र विलय कीजिए। वो जो महाराजा के मन की वह थी, उसको खत्म करने में उनका वो जो प्रवास था, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। महाराजा हरि सिंह की जो दुविधा थी, उसके पीछे जो कारण था वो सच निकला। नेहरू जी ने उनको धोखा दिया, सरदार पटेल कुछ कर नहीं सके, संघ ने उनका पूरा साथ दिया और आखिर तक इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। परम पूज्य श्री गुरु जी से प्रारंभ होकर उस समय के अपने जो कार्यकर्ता थे, अनेक प्रचारक थे,
और वहां से प्रारंभ होकर 65, 71 सब लड़ाइयां उस कालखंड के अंदर, अलगाववाद के खिलाफ लड़ने के अंदर, और जब आतंकवाद आया तो उस आतंकवाद के कालखंड के अंदर टीकालाल जी टकलू, प्रेमनाथ भट्ट, सतीश भंडारी, रुचिर कोल, संतोष ठाकुर, ऐसे ना जाने कितने स्वयंसेवक कार्यकर्ता थे अपने अपने क्षेत्र में, जिला, विभाग, प्रांत स्तर के कार्यकर्ता, और चंद्रकांत शर्मा जी तक पिछले वर्ष इन सब स्वयंसेवकों ने उस क्षेत्र में राष्ट्रीय भाव को जागरण रखना, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करना, उनको पलायन से रोकना और उसके लिए बलिदान के लिए तत्पर रहना, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनका स्मरण आज करना चाहिए। वास्तव में जम्मू कश्मीर की ये जो 72 साल की यात्रा है, ये 72 वर्ष की यात्रा जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त शक्तियां, भारत के सुरक्षा बल, शेष भारत का देशभक्त समाज और संघ के साथ साथ संघ के साथ जुड़े हुए जितने संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी और जितने संगठन हैं, उन सब संगठनों ने, स्वयंसेवकों ने मिलकर जो संघर्ष किया, ये 72 वर्ष का संघर्ष जो है, ये पाकिस्तान, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद के खिलाफ इन सारी राष्ट्रीय शक्तियों का एक समन्वित सामूहिक संघर्ष है। और वास्तव में ये यात्रा, ये दिन ऐसे सब लोगों को जिन्होंने इस 72 वर्ष के संघर्ष में भूमिका निभाई, उनको स्मरण करना, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके जीवन से, उनके कार्य से प्रेरणा लेना और जो कार्य बच गया है उसको करने का संकल्प लेना, वास्तव में ये उसका दिन है। आज मुझे लगता है कि अपने इस बातचीत का प्रारंभ, बौद्धिक वर्ग का प्रारंभ ऐसे सब लोगों के स्मरण से ही करना चाहिए। एक अभिनंदन उनका भी है जिनके कारण से ये अभूतपूर्व दिन और घटना, उसके हम सब साक्षी बन पाए। वर्तमान का नेतृत्व, जिसकी दूरदर्शिता, जिसकी कूटनीति और जिसकी सामरिक नीति, सब ने अपना लोहा इस 2 महीने के कालखंड में मनवाया। बिना नेतृत्व की विल पावर के ये नहीं हो सकता। समाज का वातावरण था, समाज की इच्छा थी, लेकिन करने वालों की भी इच्छा शक्ति, उसका अभिनंदन करना चाहिए। और केवल उन्होंने इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया, उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर इस प्रश्न में दुनिया के अधिकांश देशों को अपने साथ खड़ा कर दिया। हम सब लोगों ने देखा जिस ढंग से विरोधी शक्तियां पगला कर दुनिया में वातावरण बनाने में जुटी थी, दुनिया के अधिकांश देश हमारे साथ आकर खड़े हैं। बहुत बड़ी सफलता थी। संसद के अंदर जब डिबेट चल रही थी तो लोगों ने देखा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन और सत्ता पक्ष, विपक्ष, सब लोग बड़ी मात्रा में इसके समर्थन में आ गए। और वो ऐतिहासिक घटना थी कि 370 लोगों ने 370 हटाने के पक्ष में वोट दिया लोकसभा के अंदर, और केवल 80 लोग सामने थे। वो 80 लोग भी जो थे मजबूरी से, पार्टी के विप के कारण से थे, नहीं तो उनकी पार्टी के भी ना जाने कितने लोगों ने, और उनमें से भी कई लोगों ने बाहर निकलकर अपनी सरकार, अपनी पार्टी के स्टैंड को आलोचना ये की। वो मुरली देवड़ा थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो दीपेंद्र हुड्डा थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो RNP सिंह थे, ऐसे कितने ही नेता थे उन पार्टियों के, जिन पार्टियों में कहा कि हम जो कर रहे हैं वो हम ठीक नहीं कर रहे। वास्तव में आज के दिन के अंदर ऐसे सारे दल, लोग जिन्होंने इस 370 का हटाने के लिए, 35A को हटाने के लिए संसद में अपने अपने राजनीतिक दलों की सीमा को लांघ के भी और समर्थन किया, ऐसे सब लोगों का भी अभिनंदन ये आज करना, ये मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर इस सारे स्मरण और अभिनंदन के साथ आप सबके सामने 2 बातें और रखने की है। क्या हुआ, बहुत लोगों को स्पष्टता नहीं है, इसलिए कई तरह की चर्चाएं जब चलती हैं तो उसका उत्तर देना मुश्किल होता है। बहुत लोगों ने तो कहा इतना आसान था क्या ये, इतना आसान था तो फिर पहले हो जाना चाहिए था। ऐसा बहुत लोगों के मन में आता है। बहुत लोगों के मन में आता है जो हुआ है ये केवल ताकत के जोर पर हुआ है या संवैधानिक रूप में भी ठीक है।
अनेक प्रश्न भी लोगों के मन के अंदर आते हैं। तो इसीलिए कुछ बातों की स्पष्टता क्या हुआ ये मैं करूंगा, जो हुआ उसके पीछे के कारण क्या थे वो भी बताऊंगा, और आने वाले समय में हमको क्या करना है ये भी मैं आपके सामने चर्चा ये करूंगा। क्या हुआ, तो 5 अगस्त को हम सब लोगों ने देखा कि संसद में एक संकल्प रखा गया, एक अमेंडमेंट रखा गया, 2 अमेंडमेंट रखे गए। लोगों के ध्यान में वो संकल्प है, वो अमेंडमेंट है, लेकिन लोगों के ध्यान में जो असली बात हुई वो नहीं आई, और वो थी कि 5 अगस्त को सुबह 9 बजे भारत के राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर जारी किया जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272। ये वास्तव में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 था, यही काम था जिसने सारा परिवर्तन लेकर आया। ये संसद में जितनी डिबेट चली ना, ये तो जनता के प्रशिक्षण के लिए थी, प्रबोधन के लिए थी। ये तो आपको पता लगा, हर एक कुछ लोग एक्सपोज हो गए और कुछ लोगों को उसके कारण ये समझ में आ गए, बेसिकली दैट वाज द एजुकेशन। और इसलिए डिबेट पूरी लंबी चलाएगी, जो भागीदार बोलना चाहता है सबको मौका दिया गया। 100 से ज्यादा सांसदों ने उस डिबेट के अंदर भाग लिया। बहुत कम डिबेट होती है जिनमें इतने लोग ये भाग लेते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 क्या था? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 था, जो 9 बजे जारी हुआ, उसमें पहला वाक्य ये था, बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी गलत हुआ वो 1954 के ऑर्डर से हुआ। 370 जम्मू कश्मीर में करने की सरकार को कुछ ताकत नहीं देता था। 370 केवल एक प्रक्रिया थी भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में ले जाने के लिए। दैट वाज ओनली फॉर एफर्मेटिव एक्शन। वो किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकती थी। लेकिन उस समय जो दुनिया में घट रहा था उसके दबाव में आकर नेहरू जी शेख के सामने झुक गए, और वो जब झुक गए और उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 44 कहते हैं, जिसको 1954 का ऑर्डर कहते हैं, जिसमें 35A जारी हुआ। भारत के संविधान के 100 से ज्यादा धाराओं में संशोधन कर दिया गया। 100 से ज्यादा संविधान की धाराएं लागू ही नहीं हुई। तो जिस पावर से राष्ट्रपति ने थ्रू द पावर ऑफ आर्टिकल 371D, उसी पावर से उस दिन राष्ट्रपति ने पहला ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि 1954 और उसके बाद आज तक के जितने ऑर्डर हैं सब रद्द, वो सुपरसीड हो गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत का पूरा संविधान सभी संशोधनों सहित ये अब से जम्मू कश्मीर में लागू माना जाए। अर्थात पार्लियामेंट में आने से पहले भारत का संविधान जम्मू कश्मीर का पूरा लागू हो चुका था, 35A समाप्त हो चुका था। तो पहली क्लॉज थी कि पूरा आज तक जो 44 से लेकर 1954 से लेकर जितने ऑर्डर हुए वो सारे ऑर्डर रद्द हो गए। और दूसरी बात हुई कि भारत का पूरा संविधान लागू हो गया। और तीसरी बात, ये सारा करने के लिए बहुत बड़ा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ था। एक संविधान का आर्टिकल है 367, दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लास। उस 367 में उन्होंने मेंशन ये किया था, जो कभी कभी कहते थे विशेष दर्जा है, विशेष दर्जा नहीं था, केवल उन्होंने परिभाषा बदल दी। जब स्टेट कहा जाएगा भारत के संविधान, तो उसमें जम्मू कश्मीर लागू नहीं होगा। और जब असेंबली की बात करी जाएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव की वजह। अब ये जो इंटरप्रिटेशन की क्लॉज थी उन्होंने 54 में बदली, और उसी को उन्होंने कहा कि आज के बाद जब राज्य कहेंगे तो जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर की असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर। जिस समय जम्मू कश्मीर में संविधान राष्ट्रपति शासन लागू किया था, उसी समय एक ऑर्डर पार्लियामेंट में पारित हो गया था, जिसको बहुतों को उसका महत्व तब ध्यान में नहीं आया। बहुतों को ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया नवंबर दिसंबर से चल रही थी, तैयारी पूरी चल रही थी, करना कब है यही निर्णय करना बाकी। और उसमें एक ऑर्डर में आ गया था, एक संविधान में जिस समय भारत का संविधान, जिस समय राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, उस समय राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर की असेंबली और राज्य सरकार की पावर भी रहेगी। असेंबली की पावर मिल गई संसद को, और सरकार की पावर मिल गई
राष्ट्रपति। अर्थात जिस समय असेंबली निरस्त होती है, जैसे बाकी राज्यों में होता है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में पहले ही हो गया था। उसके बाद संसद में प्रस्ताव पारित किया गया, पेश किया गया और अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प किया गया। ये भी पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ, ये संकल्प है केवल, क्योंकि 370 से ही हटना था और कोई तरीका नहीं था। और इसीलिए संसद में वो संकल्प पारित होने के बाद, हाँ, जम्मू कश्मीर की जो 2 यूटी बनी, वो संसद की उस सारी बहस के कारण से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुआ। 8 अगस्त को ऑर्डर हुआ, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 273। वो जो 273 ऑर्डर हुआ, उस 273 ऑर्डर ने कहा कि थ्रू द पावर ऑफ 371C अलॉन्ग विथ 370 क्लॉज 3 विद द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट के अनुमोदन के बाद हम 370 में यह संशोधन कर रहे हैं कि आज के बाद 370 में केवल एक क्लॉज रहेगी, और वो क्लॉज है कि जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हो। दैट इज अमेंडमेंट ऑफ 370 कहिए, आप उसको क्या कहिए, रेवोकेशन कहिए, कुल मिलाकर 370 इतना हो गया। और आने वाले 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी होंगी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर में जो हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में मीरपुर मुजफ्फराबाद के हैं वो रहेंगे, लद्दाख में जो हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान ये सब के हैं वो रहेंगे। ऐसा एक आने वाले समय के अंदर यूटी का जब मानचित्र बनेगा तो ऐसा बनेगा। वास्तव में ये जो सारा घटा, बहुत वो जो डिबेट जब चली थी तो विरोध करने वालों के पास कोई तर्क नहीं था। 370 ना जम्मू कश्मीर के हित में था, ना देश के हित में था। शेष भारत के हित में तो था ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी हित में नहीं था। और इसीलिए जब एक एक करके तर्क आने लगे तो सामने वालों के पास कोई तर्क नहीं रहे, तो तर्कों के बाद कुतर्क चालू होते हैं। मुझे लगता है कि आज उन कुतर्कों में से भी 2-3 बातों का उत्तर जरूर देने की आवश्यकता है। हमारे श्री जनरल साहब खड़े हुए बोलने के लिए, बड़े संविधानविद हैं, बड़े गृह मंत्री रहे, उनके कालखंड में जो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, शायद उसकी पीड़ा उनके मन में होगी। लेकिन जो कुछ भी था, आज के नेतृत्व को वो श्रेय देने को तैयार नहीं। और उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, और जिस शब्द से बहुत सारे लोगों को चोट पहुंची कि दिस इज बिट्रेयल ऑफ जम्मू कश्मीर। आपने जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया। आपने जो उनको वादे किए थे, आपने वो वादे पूरे नहीं किए, आप आज उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मेरे मन में कभी कभी प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से लेकर 2019 तक किस किस ने बिट्रेयल किया, ये उनको ध्यान में है क्या? कम से कम आज उनको स्मरण करना चाहिए और जनता के भी ध्यान में आना चाहिए। पहला बिट्रेयल तो जम्मू कश्मीर के साथ था, जो मैंने प्रारंभ में कहा। महाराजा हरि सिंह पहले राजा थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा विलय के लिए। वो एक के पास जा रहे थे, दूसरे के पास जा रहे थे। 25 जुलाई 1947 को सब राजाओं के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, इनका सम्मेलन था। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री वहां थे। वो उस कालखंड के अंदर वीपी मेनन के पास गए, माउंटबेटन के पास गए, अपने देश के नेताओं के पास गए। सबने कहा आपको बताते हैं। आखिर में उनको कहा गया कि आप इस बैठक में मत आइए। उनको कहा गया आप थोड़े दिन रुक जाइए। बहुत सारी बातें हैं उस कालखंड के अंदर जो घट रही थी, सबके अपने अपने खेल चल रहे थे। उस सारे कालखंड के अंदर विलय की टाल मटोल करते हुए वास्तविक इच्छा ये थी कि नेहरू जी की शर्त ये थी, ट्रांसफर ऑफ पावर टू शेख बिफोर एक्सेशन। पहला जो धोखा किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किया, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमारे से चला गया। दूसरा बिट्रेयल किसको कह सकते हैं? आखिर में जो कुछ भी हो 26 अक्टूबर को विलय हो गया। भारत की सेनाएं पहुंची, बलिदान, पराक्रम। देखते देखते 11 नवंबर को उड़ी तक सेनाएं पहुंच गई। जम्मू में सेनाएं आना प्रारंभ हुई। आक्रमणकारियों ने दो तरफ से आक्रमण किया था। उधर आक्रमण उनका मुजफ्फराबाद से था, इधर आक्रमण मीरपुर कोटली में था।
मीरपुर के अंदर 35,000 हिंदू सिख थे वहां पर, उनको घेर लिया गया। 56 दिन तक वो घेरा चलता रहा। लोग दिल्ली में बार बार नेहरू जी के पास जा रहे थे। सुशीला शर्मा जी अपनी एक बड़ी प्रमुख कार्यकर्ता थी जम्मू की, उनके नेतृत्व में चूड़ियां लेकर भी नेहरू जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ये सब कत्लेआम हो जाएगा, आप तुरंत सेना भेजिए। और सेना भेजना कोई कठिन नहीं था। जम्मू से 50 किलोमीटर बाई रोड है मीरपुर, मैदान है, बिल्कुल कोई पहाड़ नहीं है। 2 घंटे में सेनाएं जा सकती थी, लेकिन सेनाओं को ऑर्डर नहीं दिया गया। नेहरू जी ने कहा कि वहां पे सब निर्णय शेख करेंगे, जब तक वो नहीं कहेंगे उनको तय करना है कि सेना कश्मीर में चाहिए या जम्मू में चाहिए। 50,000 हिंदू सिखों का कत्ल हुआ। जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ उन्होंने क्या विश्वासघात किया वो मैंने आपको बताया। 1949 में उनको राज्य से बाहर जाना पड़ा। वास्तव में ये विश्वासघात देश के साथ जम्मू कश्मीर की जनता सहित ये लगातार चलता चला। 1951 के अंदर संविधान सभा का चुनाव हुआ। वो चुनाव असंवैधानिक ढंग से हो रहा था। बार बार प्रस्ताव मेमोरेंडम लेकर लोग आ रहे थे, उनकी अनदेखी हो रही थी। उनकी आंखें तो तब खुली जब वो संविधान सभा में शेख का बहुमत हो गया और उस बहुमत के बाद उसने संविधान सभा के पहले भाषण में ही अपने ये कहा कि वी आर सॉवरन, और ये जो हमारी संविधान सभा है दैट इज ए सॉवरन बॉडी, इवन वी कैन डिसाइड टू सक्सीड फ्रॉम इंडिया आल्सो। हमको कहां रहना है ये हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे, भारत में जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ये सारी बातें जब होनी शुरू हुई तब नेहरू जी की आंखें खुली, लेकिन तब तक बड़ी देर हो गई थी और आखिर में सारी राष्ट्रीय शक्तियों की अनदेखी करके उन्होंने घुटने टेक दिए और जिसको दिल्ली अकॉर्ड कहते हैं 1952 में एक असंवैधानिक समझौता 2 लोगों ने बैठ के कर लिया। ये 370 नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर में देश के लोग जाकर बस नहीं सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। ये 2 लोगों ने आपस में बैठ के फैसला कर लिया जो किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थे, और उसमें ये सारी बातें तय हुई। जम्मू कश्मीर में देश के लोग जाकर बसेंगे नहीं, वहां के वोट का अधिकार नहीं होगा, अपना संविधान पूरा लागू नहीं होगा। ये सारा हमारे संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ, बिट्रेल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। 14 मई 1954 को, 14 मई 1954 को जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जारी हुआ जिसके कारण से भारत के संविधान को वहां लागू करने से रोक दिया जम्मू कश्मीर। लेकिन 1990 में तो एक मजबूत राष्ट्र था, दुनिया के अंदर भारत का एक स्थान था। हमारे देश से एक समाज के हिस्से को इसलिए निकलना पड़ा कि वो तिरंगा हाथ में लेकर भारत के संविधान के अंतर्गत भारत की संस्कृति का गौरव मन में रखते हुए वहां जीना चाहता था, और वो अलगाववादी और अराष्ट्रीय शक्तियों के सामने बेबस हो गया, उसको वहां से निकलना पड़ा। मुझे लगता है कि चिदम्बरम से लेकर ऐसे सब लोग जिनको लगता है कि दैट इज बिट्रेयल ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ना चाहिए। वास्तव में जम्मू कश्मीर का बिट्रेयल कब कब किस किस ने किया, ये हम सबके ध्यान में आना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब तो बहुत बड़े संविधानविद है, लॉ मिनिस्टर भी रहे, और वो अथॉरिटी मानते हैं। उन्होंने कहा कि दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाउ यू कैन अमेंड 370 थ्रू 370? आप 370 के थ्रू 370 को कैसे संशोधन कर सकते हैं? भारत में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लोगों ने भारत का संविधान पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं पढ़ते। जो जो काम कांग्रेस ने 1947 से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से लेकर आज तक किए, वही वर्तमान सरकार ने किए। अंतर केवल एक है, 1952 में पहला 370 का अमेंडमेंट हुआ, और वो पहला 370 का अमेंडमेंट भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंतर्गत हुआ जो 2019 में हुआ। फर्क इतना था कि उसमें उन्होंने महाराजा को वहां से हटा दिया। जब ये प्रस्ताव वहां की सभा ने भेजा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा नेहरू जी को कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है
कि जिस जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन महाराजा ने किया है, उस महाराजा को वो कैसे हटा सकते हैं? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 370 के अंदर महाराजा ये मेरे ऑर्डर से है, ही इज माई रिप्रेजेंटेटिव, वहां की संविधान सभा इसको हटाने का अनुमोदन कैसे कर सकती है? और मेरा मानना है कि 370 के माध्यम से आप ये जो 370 का मुझे संशोधन करने के लिए कह रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ये नेहरू जी को रिकॉर्डेड पत्र है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस कालखंड के अंदर डॉक्टर करण सिंह ने भी कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा नेहरू जी को कि आप गलत कर रहे हैं। सबने मना किया उनको, लेकिन 370 के थ्रू 370 का अमेंडमेंट करके 1952 में महाराजा की पावर को खत्म कर दिया। महाराजा की ही अथॉरिटी थी गवर्नमेंट के काम के ऊपर। महाराजा विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, महाराजा रिकॉग्नाइज्ड एज राज प्रमुख बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उसकी परिभाषा थी। उसमें महाराजा को हटा दिया गया। पहला 370 का संशोधन ये उसी समय हुआ। फर्क इतना ही है कि 1952 का ये संशोधन होगा। उन्होंने कहा अरे आप 367 इंटरप्रिटेशन क्लॉज कैसे बदल सकते हो? तो पहले तो उन्होंने 54 में बदली, 54 में उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। तो जो इंटरप्रिटेशन भारत के संविधान निर्माताओं ने 367 की थी, उस 367 को थ्रू 370 1954 में कांग्रेस ने बदला, उसी को 2019 में वर्तमान सरकार ने। फर्क इतना है, उन्होंने जो जो किया जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू होने से रोकने के लिए किया, वर्तमान सरकार ने जो किया जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को पूरा लागू करने के लिए किया। दोनों ने एक ही बात है। अगर वो असंवैधानिक था तो ये असंवैधानिक है, अगर ये असंवैधानिक है तो आपने इतने साल किया, वो कैसे संवैधानिक हो सकता है? तो वास्तव के अंदर जो उन्होंने किया, और 3 बार वो सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सही ठहराया कि संविधान इसी को कहते हैं, तो जो संविधान सम्मत है, तो वर्तमान सरकार ने जो किया वो भी संविधान सम्मत है। केवल इंटेंशन का फर्क है। वास्तव में जिस शक्ति, जिस मार्ग, जिस व्यवस्था से पहले की सरकारों ने संविधान लागू करने से रोका, उसी शक्ति से, उसी मार्ग से, उसी व्यवस्था से वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान वहां पर लागू किया और 370 का संशोधन किया। बहुत लोगों ने कहा लोकतांत्रिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, वहां पर आपने बंद कर दिया लोगों को। वास्तविकता जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया नहीं है। आज भी जो लोग कहते हैं वहां कोई कर्फ्यू नहीं है। केवल एक चीज है कि वहां मोबाइल और इंटरनेट बंद है, इसके अलावा वहां कोई रोक टोक नहीं है। किसी को दिक्कत हो तो जाके देख सकता है। आज भी वहां सुबह 6 बजे दुकानें खुलती हैं, 10-11 बजे तक बंद होती हैं, फिर दिन में बंद रहती हैं, शाम को फिर खुलती हैं। जितना ट्रैफिक भोपाल में रहता है, इतना ही ट्रैफिक वहां की सड़कों पर भी रहता है। और जितना सिक्योरिटी आपको यहां दिखती है, इससे ज्यादा वहां नहीं दिखेगी। लेकिन ये जो सारा एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हुआ, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन केवल एक कारण से था, और वो ये था कि हमारे पड़ोस में बैठे हुए जो लोग हैं, वो सरकारें ऐसी हैं, वो सत्ताएं ऐसी हैं, बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं जो इस समय एक गलत वातावरण बनाकर कुछ लोगों को बहका सकती थी, उसको रोकने के लिए थी। टेलीविजन चल रहे थे, सारे केबल चल रहे थे, सब चैनल आ रहे थे वहां पर। लोगों ने डिबेट को देखा। 24 आवर वहां पर बिजली है, सब हॉस्पिटल ठीक से काम कर रहे हैं, और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक ये नहीं है। ये ठीक है कि एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसके लोगों के मन के अंदर भय है, जिसके कारण से एक साधारण व्यवस्था नहीं आ रही। एक दूसरी बात भी है, मेरी कांग्रेस के एक बड़े प्रमुख आदमी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आपने जबरदस्ती कर दिया। मैंने कहा जबरदस्ती कहाँ किया हमने जो किया बहुत अच्छे से किया। आपने 1952 के अंदर 3 के अंदर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया। शेख आपका ही बनाया हुआ था, आपका ही सब कुछ किया हुआ था। आपने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया, करना पड़ा, मजबूरी थी।
उसका बहुमत समाप्त हो गया, नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आपको ध्यान में आ गया कि आखिरी दिन वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर की आजादी की घोषणा करने वाला है। CIA और उनके साथ मिलकर उसका एक षड्यंत्र बन गया है और कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस पे आपने उसको गिरफ्तार किया। आपको मालूम है 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु उस समय, वहां दंगे हो गए, झगड़े हो गए, लोग मारे गए। दिस इज योर वे ऑफ वर्किंग। किसी भी सरकार के कोई भी निर्णय वो लागू करते हैं तो उस लागू करने की सबसे बड़ी सफलता इस बात में निहित है कि स्वार्थी शक्तियां, देश विघातक शक्तियां उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। इट इज, आपको तो उनकी स्टेट्समैनशिप को और शाबाशी देनी चाहिए। आप वो 53 की तुलना कर लीजिए। और दूसरा जो किया वो तो जिस दिन आपने पहली बार ये तय किया कि भारत का संविधान लागू नहीं होगा, उस दिन से आपके विरोध में उन्होंने काम करना शुरू किया। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि यू ब्रूट मेजोरिटी यू कुड किल द वॉइस ऑफ ट्रुथ। सभी कहा, इतने सालों में देख लो, पार्टी के प्रस्ताव देख लो, संगठनों के प्रस्ताव देख लो, राष्ट्रीय शक्तियों की भूमिका देख लो। और जो होना है, जब पहली बार पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, ये ध्यान में आ गया तो 2013 के अंदर जब वर्तमान प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित होकर वो जम्मू कश्मीर में गए, उन्होंने वहां पर उसी दिन कहा कि 370 हट सकती है नहीं हट सकती ये प्रश्न नहीं है, डिबेट इस बात की करो कि 370 जम्मू कश्मीर और देश के हित में है या नहीं। भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। संविधान के संशोधन, संविधान बना, समय के साथ अनुभव आए, उन अनुभवों के आधार के ऊपर हमने अपने संविधान के संशोधन किए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लागू किया। 370 तो संविधान निर्माताओं ने कहा ही टेम्परेरी था, और इतना टेम्परेरी लिखा था कि 370 हटाने के लिए संसद में जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लोगों ने देखा, आप अलोकतांत्रिक कैसे कहते हैं, संसद में बहस हुई, आप पार्टी के लोग समर्थन में आ गए, बीजू जनता दल के लोग समर्थन में आ गए, TRS आ गया, YSR आ गया, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन वोट देने का पक्ष समय आया तो उन्होंने वोट नहीं किया खिलाफ। और सारे देश के अंदर मीडिया और अक्रॉस द पार्टी लाइन देश में एक अभूतपूर्व वातावरण था। वास्तव में इस देश के अंदर राष्ट्रीय शक्तियां इतने वर्षों के अंदर इस विषय के ऊपर देश में एक आम सहमति, देश के अंदर एक इच्छा शक्ति जगाने में कामयाब हुई, और जिसका प्रगटीकरण सारे देश ने 5 से लेकर 8 अगस्त के बीच में और देखा। वास्तव में आने वाला समय हमको क्या करना है, ये महत्व का है। मेरे से बहुत बार लोग पूछते थे कि जम्मू कश्मीर में समस्या क्या है, लड़ाई क्या है। मैं उनको हमेशा बताता था कि जम्मू कश्मीर में समस्या क्या है, तो समस्या केवल एक है कि देश के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर स्पष्टता नहीं, देश के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर एक आम सहमति नहीं। समस्या केवल एक है कि जम्मू कश्मीर को देकर देश में एक इच्छा शक्ति नहीं, वो राजनीतिक नेतृत्व हो, वो देश का प्रबुद्ध वर्ग हो, देश के मीडिया के संस्थान हो, देश के अंदर इन विषयों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान सब लोग इस निगाह से इसको देखते हैं। वास्तव में जम्मू कश्मीर का प्रश्न यह वोट बैंक पॉलिटिक्स का प्रश्न नहीं है। यह जम्मू कश्मीर का प्रश्न देश के संविधान की सर्वोच्चता का प्रश्न है। जम्मू कश्मीर का प्रश्न देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है। जम्मू कश्मीर का प्रश्न इस देश के अंदर आने वाले समय का भारत कैसा रहेगा, ये निर्णय करने का प्रश्न है। जिन मूल्यों को लेकर हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, उन मूल्यों का संघर्ष, उसका महाभारत का मैदान, कुरुक्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर है। सारे देश के अंदर इसको लेकर जिस दिन आम सहमति बन जाएगी, इच्छा शक्ति बन जाएगी, जिस दिन स्पष्टता हो जाएगी, जिस दिन जागरूकता आ जाएगी, उस दिन ठीक दिशा में देश चल पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये पहला काम ये हो गया। दूसरी बात मैं लोगों को कहता था, जम्मू कश्मीर में लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है अलगाववाद से, हमारी लड़ाई है आतंकवाद से, हमारी लड़ाई है कट्टरवाद से।
जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 शक्तियां हैं जिनसे हमको लड़ना है। कभी कभी ये तीनों अलग होती हैं, कभी कभी ये तीनों एक साथ होती हैं। इस अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरवाद को खाद पानी देने का काम भारत का संविधान पूरा लागू न होने के कारण से जो लोग वहां के सत्ता के तंत्र में आ गए थे और जो व्यवस्थाएं बन गई थी, वो व्यवस्थाएं इनको पोषित करने का काम करती। अलगाववाद खड़ा हुआ संविधान की आड़ में। हमको संविधान ने विशेष दर्जा दिया, हमारा विलय पूरा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूट है, जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला नहीं हुआ। अभी वहां जन्म संग्रह होना है, तरह तरह की बातें चलती हैं। उनके लिए पहली बार एक एक्ट पारित हुआ 1989 में। 30 साल वो एक्ट लागू नहीं हुआ वहां पर। सारे देश में उनके लिए जो विशेष प्रावधान है वो उनके यहां लागू ही नहीं हुए। वो एक लड़की है, वो आज बहुत, उसने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा वहां पर, लंबा समय तक आंदोलन चला। अभी उसकी आयु 40 साल के ऊपर हो गया है। अचानक किसी बीमारी के अंदर उसकी शरीर का नीचे का हिस्सा सारा निर्जीव हो गया। ये 370 की आड़ में जो वहां कुछ हुआ, इतना जिसको कहते हैं कि एंटी ह्यूमन कह सकते हैं और भारत के संविधान की मान्यताओं के खिलाफ कह सकते हैं। हम कल्पना करें कि सारे कालखंड के अंदर क्या क्या नहीं झेलना पड़ा लोगों को। पश्चिम पाक के विस्थापित आए, वो पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित जो लोग आए, सारे देश में आए थे, जम्मू कश्मीर में भी आए 6000 परिवार। वो 6000 परिवार आज 3 लाख की आबादी हो गए। देश के अंदर आए हुए लोग देश के प्रधानमंत्री बन गए, उप प्रधानमंत्री बन गए, देश के उच्च पदों पर पहुंच गए। वो भूल गए हम कहां से आए थे, वो घाव भी विभाजन के उनके समाप्त हो गए। लेकिन वो 6000 परिवार जो आज 3 लाख आबादी है, 4 पीढ़ी वहां उनको देते हो गई। वो आजाद भारत के गुलाम लोग, वो लोग जिनको ना जमीन खरीदने का अधिकार था, ना वोट देने का अधिकार था, ना वहां पर उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते। वो सफाई कर्मचारी जो आज 6000 से ज्यादा संख्या के अंदर हैं, वो वहां पर पहुंचे और उनके यहाँ उनके बच्चे पढ़ लिख गए, पढ़ लिख कर अच्छे स्थानों पर जा सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको सफाई कर्मचारी के अलावा और कुछ बनने का अधिकार नहीं था। ऐसे कितने ही प्रावधान वहां पर इस 370 के दुरुपयोग के कारण से थे और भारत के सब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आरटीआई था, चाहे पंचायती राज था, ये सब वहां पर पहुंचे नहीं। ऐसे सारे कालखंड के अंदर ये जो हमारी लड़ाई अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरवाद और उनको पोषण करने वाले जो भारत के तथाकथित संविधान की आड़ में व्यवस्थाएं वहां पर खड़ी हो गई, आज वो जो संविधान की आड़ में अलगाव था, वो संविधान का कवर समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनने के बाद बहुतों के मन में आता है कि यूटी क्यों बनाई। वास्तव में 60-70 साल के अंदर गवर्नेंस वहां एक अजीब प्रकार की गवर्नेंस होगी, हम सोच ही नहीं सकते। आप मध्य प्रदेश में कभी सोच सकते हो क्या जो पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती हो और डीजी रिटायर हो? वहां पर एक व्यक्ति सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ और पीर गुलाम मोहम्मद शाह वो 1986 में डीजी के रिटायर हुए। हम कल्पना करें लद्दाख के स्थिति कि लद्दाख साल में 8 महीने रास्ता और कभी बंद होता है, कभी खुलता है। 6 महीने तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। 59,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, और वो 59,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वो अपनी राजधानी के साथ किसी संपर्क में नहीं रहता, तो उसका विकास क्या होगा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा? संविधान लागू ना करने के कारण से जो कुछ हुआ, वास्तव में जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ाई जो अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरवाद से थी, उसको खाद पानी देने का काम इस व्यवस्था ने किया। और आने वाले समय के अंदर एक काम पूरा हो गया कि संविधान की आड़ में जो कुछ चल रहा था वो सब समाप्त हो गया। अब ये संविधान की आड़ में अलगाववाद पनप नहीं सकता। अब भारत का संविधान वहां पूरा लागू हो गया और इसलिए वहां के रहने वाले जितने लोग हैं भारत के सारे संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी 2 लड़ाइयां बाकी हैं, एक है आतंकवाद से, एक है कट्टरवाद से। यह आतंकवाद और कट्टरवाद की लड़ाई, इसमें सरकार और समाज दोनों को बड़ी महत्व की भूमिका है। आतंकवाद की लड़ाई हम जीत सकते थे, लेकिन एक पक्का फैसला हमको करना पड़ेगा कि इस आतंकवाद की लड़ाई को निर्णायक रूप से जीतने से पहले हमको रुकना नहीं।
इस आतंकवाद को पनपाने वाली जो ताकतें हैं वो भी, और इस आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतें वो, सबके साथ हमको लड़ना है। और दूसरा, इसके साथ साथ ये जो कट्टरवाद पनपता है, जब समाज भूल जाता है हम कौन हैं, हम किन की संतान हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, जब ये भाव निकलता दिमाग से तो वास्तव में अलगाव आता है। अलगाव से अलग होने के साथ कट्टरपन का भाव भी। इसके लिए आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को एक बड़ी महत्व की भूमिका अदा करनी है। एक काम सरकार को करना है जिसके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिज्म। उस आतंकवाद को पनपाने वाला पाकिस्तान जिस भाषा में वो कहेगा उसको उस भाषा में उत्तर देंगे। अभी उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगा ही, और ये भी चाहे पुलवामा होगा तो भी बालाकोट होगा। ये संदेश है, ये केवल संदेश नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान इसी रास्ते पे चलता जाएगा तो अंततः पाकिस्तान का ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ये बात भी धीरे धीरे करके सबको समझ में आना प्रारंभ ये हो जाए। मैं कश्मीर गया था पिछले 7-8 महीने पहले, वहां कश्मीर का म्यूजियम बना, पिछले दिनों उस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। मैंने उनको कहा ये म्यूजियम सबको दिखाओ, कश्मीर के भी सब लोगों को दिखाओ। वो कश्मीर का जो म्यूजियम बना, कश्मीर की 5000 साल की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का वो म्यूजियम है। पुरानी पुरानी बातें, आप में भी कोई श्रीनगर जाए तो डल गुलमर्ग के साथ उस म्यूजियम को जरूर देख कर आइए। उस म्यूजियम के अंदर देखा 3/4 हिस्सा जो उस म्यूजियम का था, उस 3/4 हिस्से के अंदर इस्लामिक आक्रमण तो 1400 में प्रारंभ हुआ, उससे पहले की सब बात। वास्तव के अंदर जम्मू कश्मीर का इतिहास ये 600 साल विकृतीकरण का इतिहास है। जम्मू कश्मीर का 4400 साल का इतिहास तो भारत का गौरवशाली इतिहास है। केवल एक स्मरण कराने की आवश्यकता है, एक भाव जागरण की आवश्यकता है, और इसके लिए हम सब लोगों को कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति अपना है, ये भाव जागृत करने के लिए देश के अंदर एक प्रोएक्टिव आंदोलन ये खड़ा करने की जरूरत है। देश के अंदर ऐसे सब सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे देश के साथ अपने को एकात्म महसूस करें, इसके लिए काम करने की जरूरत है। आने वाले समय के अंदर एक अभूतपूर्व एकात्मता का आंदोलन खड़ा करना है, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, इंसेंटिव के आधार पे नहीं, सारे देश की सद्भावना और वहां के लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा और अपने मन के अंदर अपने पूर्वजों का गौरव, ये भाव जगाते हुए हमको उस समाज को अपने साथ एकात्म करना है। उस एकात्मता के लिए हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन ये खड़ा करना है। ये 5 से 8 अगस्त का कालखंड ये किसी की विजय, किसी की पराजय नहीं है, ये इतिहास के बदलने की शुरुआत है। इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री। ये जो टर्निंग पॉइंट है इसकी शुरुआत हुई थी जब हमने आतंकवाद के खिलाफ 2000 में जीतना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके भारत की सेनाओं ने उस आतंकवादी शक्तियों पर विजय प्राप्त की। उसका महत्वपूर्ण चरण था 2008 का अमरनाथ आंदोलन, जब पहली बार जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय शक्तियों के सामने अलगाव की शक्तियां झुकी, तिरंगा हाथ में लेकर बम बम बोले का मुंह में नारा लगाते हुए, और अंततः लोगों ने अलगाववादी शक्तियों के दबाव में जो जमीन वापस ली थी उसको उन्होंने वापस लिया। वहां को साथ लेकर एकात्मता का एहसास कराते हुए, सबके मन में संस्कृति का गौरव जगाते हुए अपने इस देश को विश्व गुरु बनाने की यात्रा पे जो हम लेके चल रहे हैं, उस यात्रा में उनको भी हम भागीदार बनाएंगे। इसके लिए हम सब लोगों को एक आगे बढ़कर प्रोएक्टिव होकर अनेक प्रकार के काम करने पड़ेंगे। आज ऐसे सब लोग जिनके कारण से 72 वर्ष बाद हम ये दिन देख सके, उनका स्मरण करें, आने वाले समय की चुनौतियों को समझें और अपनी भूमिका क्या है इसका विचार करते हुए हम सब लोग यहाँ से जाएं। इतना अनुरोध करके इस अवसर पर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ।